अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नए लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं 7 मिनट लेक्चर। आज के इस लेक्चर में इंटरमीडिएट साल दोम का तीसरा सबक नवाब मोहसिनुल मुल्क का दूसरा और आखिरी हिस्सा देखेंगे। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था नवाब मोहसिनुल मुल्क हैदराबाद से रुखसत हुए तो हजारा आदमियों का स्टेशन के बाहर और अंदर लगा हुआ था। उसके बाद आगे शुरू करते हैं जी। जिस जमाने में नवाब साहब ने होश संभाला मुसलमानों में मजहबी जज्बा बहुत बड़ा हुआ था, क्योंकि जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाए तो मजहब की पनाह ढूंढता है। हर मुसन्निफ हत्ता के नेचरी मुसलमान की तान भी मजहब पर ही टूटती थी। चूंकि नवाब साहब का मजहब से ही लगाव था, उन्होंने एक ही तसनीफ लिखी जिसका नाम आयाते बैयिनात था और ये खालिसतन एक मजहबी किताब थी। इसके अलावा इन्होंने जितनी भी तालीमी, मुआशरती या इल्मी तहरीरें लिखी हैं उन सब का ताल्लुक किसी न किसी तरीके से इस्लाम या मुसलमानों से होता था। अंग्रेजी किताबें पढ़वा कर सुनते या तर्जमा करके पढ़ते थे। नेचुरल मुसलमान वो हैं जो मज़हब को साइंस पर परखते हैं, मज़हब को अक्ल पर परखते हैं। मज़हब के जो मामलात इनकी अक्ल के मुताबिक दुरुस्त हों उन्हें ये मान लेते हैं और जो इनकी अक्ल तस्लीम ना करे उनको नहीं मानते। मिसाल के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मक्खी के एक पर में शिफा है और मक्खी की एक पर में बीमारी है, और जब मक्खी तुम्हारे किसी पीने वाली चीज़ में गिरती है तो वो बीमारी वाला पर नीचे लगाती है, इसलिए तुम मक्खी को डुबो कर बाहर निकाल कर फेंक दो। अब ये हदीस मुबारक है और आज इसको आकर साइंस ने ये प्रूव किया है कि वाकई ही मक्खी के एक पर में शिफा है और एक पर में बीमारी है, और वो बीमारी वाला पर नीचे लगाती है और उस बीमारी की शिफा उसके दूसरे पर में ही है, लिहाजा उसको डुबोकर बाहर निकाल देना चाहिए। अब ये हदीस आज आकर साइंस साबित कर रही है, लिहाजा नेचुरली कहेंगे कि हम इस हदीस को मानते हैं क्योंकि अकल इस चीज़ को तस्लीम करती है, और जिस चीज़ को इनकी अकल तस्लीम नहीं करेगी उसको ये नहीं मानेंगे। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्कुल कमर का वाक़या आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह उंगली का इशारा किया और चांद दो टुकड़े हो गया। अब ये कहते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हम इसको नहीं मानते। लेकिन आज 21वीं सदी में साइंस बाकायदा ये साबित कर चुकी है कि चांद में एक बहुत बड़ी दरार है, जिससे ये साबित होता है कि किसी वक्त में एक बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला आया या हादसा हुआ और चांद दो टुकड़े होकर अलहदा हुआ और फिर आपस में जुड़ गया। सर सैयद एक बहुत बड़े नेचरी थे जो कि मौजज़ात नबवी के मुनकर थे। इनके दूसरे कारकुन नवाब मोहसिनुल मुल्क, मौलवी मुश्ताक हुसैन, शिबली, चिराग अली, नज़ीर अहमद वगैरह कुछ ही लिखते तान मज़हब पर ही टूटती थी। मज़हब से बड़ा लगाव था, ये ऑटोमेटिक बात है कि दुनिया के हर इंसान का मज़हब के साथ किसी न किसी तरह से ताल्लुक़ होता है, और ये अंग्रेज़ी किताबें पढ़वा कर सुनते या तर्जमा करके पढ़ते थे। तकरीर के वक़्त मुँह से फूल झड़ते थे, जो उनसे मिलते उनकी जहानत के कायल हो जाते। बदरुद्दीन तैयब सर सैयद अहमद खान के मिशन और अलीगढ़ कॉलेज के मुखालिफ थे। एक दिन नवाब साहब ने ऐसी फसीह तकरीर की कि उन्होंने मुखालफत तर्क कर दी और कॉलेज के लिए गरा कदर अतिया भी दिया। गुफ्तगू करने का फ़न, बोलने का फ़न हर एक के अंदर नहीं होता। जिस तरह के मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि गुफ्तगू का फ़न नवाब मोहसिनुल मुल्क का वह भी फ़न था, ये इन्होंने खुद से नहीं कमाया था। इनको अल्लाह ताला ने एक ख़ास सलाहियत दी थी कि ये गुफ्तगू करते थे और अगले बंदे का दिल मोह लेते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिनल बयान इला सिहरा, कि बेशक बयान में जादू होता है। गुफ्तगू करने में बाज़ लोगों को इतनी महारत होती है कि अगला बंदा हैरान हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, दुकान के ऊपर जो लोग चीज़ें बेच रहे होते हैं तो वो इस तरह खूबियाँ बयान करते हैं और इस तरह चरब ज़ुबानी करते हैं कि अगला बंदा ये समझता है कि शायद सारी खूबियाँ इसी के अंदर हैं। तो ये गुफ्तगू का फ़न ख़ास लोगों के अंदर मौजूद होता है। यही वजह थी कि बदरुद्दीन तैयब जैसे मुखालिफ शख्स को नवाब मोहसिनुल मुल्क ने अपने अल्फाज के साथ, अपने कलिमात के साथ उनके नज़रिए को बदल दिया, उनकी सोच को बदल दिया। कहा जाता है कि चाकू, छुरी और तलवार बैठे ये बहस कर रहे थे कि किसका ज़ख्म गहरा होता है, और एक तरफ अल्फाज बैठे खामोश मुस्कुरा रहे थे। तो यकीनन अल्फाज का ज़ख्म बड़ा गहरा होता है, और अल्फाज के साथ अगर किसी को ढारस बंधाई जाए, किसी के नज़रिए को बदलने की कोशिश की जाए, तो यकीनन इसमें भी बहुत बड़ा अल्फाज का किरदार होता है, और यकीनन अल्फाज के साथ आप किसी के नज़रिए को भी चेंज कर सकते हैं। बड़े बड़े जलसों में इंतज़ाम बिगड़ने लगता तो नवाब साहिब की फसाहत और ज़राफ़त जादू का काम करती। दूसरों से काम ऐसे सलीके से लिया करते कि लोग खुशी खुशी उनका काम करते, मुलाजमीन उनका हुक्म शौक से बजा लाते थे।
اگرچہ آپ ایک اتھارٹی رکھتے ہیں لیکن کام کروانے کا سلیقہ یہ ایک بہت اہم اور بہت امپورٹنٹ ٹرک ہے۔ تو نواب صاحب اس ٹرک کو اچھی طرح جانتے تھے اور یہ اگلے بندے کو اس طرح کام کہتے کہ وہ آدمی اس طرح سمجھتا کہ گویا یہ میرا اپنا کام ہے۔ آدمی کی پہچان میں خاص ملکہ تھا۔ نواب صاحب کو مطالعے کا شوق تھا۔ ان کے کتب خانہ میں فارسی، عربی اور انگریزی کی اعلیٰ درجے کی کتابیں تھیں۔ آدمی کی گفتگو سے، اس کے چہرے مہرے سے آدمی کی پہچان رکھنا یہ ایک بہت بڑا فن ہے اور جس میں نواب محسن الملک کو خاص مہارت حاصل تھی۔ مطالعہ کا شوق تھا۔ یاد رکھیے گا، آپ اگر مطالعہ نہیں کریں گے تو آپ ایک بڑے آدمی نہیں بن سکتے۔ روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو پھر آپ زندگی میں ایک بڑے آدمی بن سکتے ہیں۔ فارسی، عربی اور انگریزی کی اعلیٰ درجے کی کتابیں تھیں اور یہ اعلیٰ درجے کی کتابیں ان کے ذوق کو ظاہر کرتی ہیں۔ اگرچہ ان کو انگریزی زبان نہیں آتی تھی لیکن انہوں نے انگریزی زبان کے تراجم والی کتابیں رکھی ہوئی تھیں یا کسی سے انگریزی زبان کو پڑھوا کر یہ سنتے تھے۔ محسن الملک کے زمانے میں اردو کی مخالفت نے زور پکڑا۔ اردو کی حفاظت کے لیے ایک انجمن قائم کی جس کا عظیم الشان جلسہ لکھنؤ میں ہوا۔ سر سید کے مشن کو آگے بڑھایا۔ کوئی سر سید کی یادگار بنائے یا نہ بنائے، محسن الملک کا کام ان کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ 1867 میں بنارس کے چیدہ ہندو رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ سرکاری عدالتوں اور دفاتر میں اردو اور فارسی کو یکسر ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کے طور پر رائج کیا جائے۔ اردو ہندی تنازع کا آغاز سر سید کی وفات کے زمانے سے شروع ہوا لیکن محسن الملک کے زمانے میں اس مخالفت نے زور پکڑ لیا۔ نواب محسن الملک نے اردو کی حفاظت کے لیے 1903 میں انجمن ترقی اردو کی بنیاد رکھی جس کا عظیم الشان جلسہ لکھنؤ میں کروایا گیا۔ اس جلسے کا مقصد اردو زبان کا دفاع کرنا اور مکمل طور پر سرکاری زبان نافذ کروانا تھا۔ نواب محسن الملک نے سر سید کے مشن کو آگے بڑھایا اور 1920 میں علی گڑھ کالج کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا درجہ دلانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ سر سید کے انتقال کے بعد علی گڑھ کالج کے لیے شب و روز محنت کی اور 1906 میں مسلم لیگ کے پہلے جنرل سیکرٹری نواب محسن الملک منتخب ہوئے۔ کوئی سر سید کی یادگار بنائے یا نہ بنائے، نواب محسن الملک کا کام ان کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ سبق کے اختتام پر سیاق و سباق کی تشریح کے لیے کچھ تشریحی حوالہ جات نقل کیے جا رہے ہیں جو آپ کے سامنے اسکرین پر ہیں۔ ان کا اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ اگر کوئی بھی پیراگراف آئے تو آپ یہ والے تشریحی حوالہ جات استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی نواب محسن الملک کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ آپ کے سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ الناصر۔